ओके गाइस, तो आज हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ हिंदुइज्म की। हिंदुइज्म जो है इंडिया का बहुत ही पुराना रिलीजन है, या यूं कह लें सबसे पहला रिलीजन है इंडिया के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कि ये रिलीजन ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, इस रिलीजन की बिगिनिंग कहाँ से हुई। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिएगा। तो गाइस बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो हिंदुइज्म की बिगिनिंग हुई थी इंडिया में लगभग 1500 BC के आसपास, जिस चीज़ को हम बोलते हैं वैदिक पीरियड। गाइस वैदिक पीरियड को दो फेज में डिवाइड किया गया है। अर्ली वैदिक पीरियड जिसका टाइम पीरियड 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का है, और दूसरा पीरियड है हमारा लेटर वैदिक पीरियड जिसका टाइम पीरियड जो है वो 1000 BC से लेकर के 600 BC तक का है। गाइस उस जमाने में जो हिंदुइज्म की बुक थी वो थी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, और इनके अलावा बहुत सारे पुराण थे, बहुत सारे उपवेद थे, और दो एपिक थी, महाभारत और रामायण, और इसके साथ एक बहुत बड़ी बुक थी भगवत गीता। और ये सारी बुक हमें आज भी देखने के लिए मिल जाएंगी हिंदू कल्चर के अंदर। लेकिन गाइज अब क्वेश्चन ये है कि भगवत गीता जो है वो श्री कृष्ण की इसमें नॉलेज है, श्री कृष्ण की सारी टीचिंग्स है उसमें, और जो महाभारत है उसको लिखा है महर्षि वेद व्यासा ने, और इसका जो रामायण है उसको लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। और इसके अलावा जो बहुत सारे पुराण और उपवेद हैं उन्हें कई सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर लिखा है, और यही सेम चीज़ हमें यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में देखने के लिए मिलती है। इन तीनों वेदों को बहुत सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर लिखा है। लेकिन गाइज ये सारी बुकें, जितनी मैंने बुकें अभी बताई हैं, सभी बुक हैं हमारी लेटर वैदिक पीरियड की। और अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ एक ही बुक थी हिंदुइज्म की जिसको बोला जाता है ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद हिंदुइज्म की सबसे पुरानी बुक है, या यूं कहें कि पहली बुक है हिंदुइज्म की। तो गाइज हिंदुइज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई, इस बारे में हमें पता चलेगा ऋग्वेद को पढ़कर। तो गाइज जैसा हिंदुइज्म हमें आज के टाइम में देखने के लिए मिलता है, पुराना हिंदुइज्म उससे बिल्कुल ही डिफरेंट था। यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है रिलीजन मामले में। जैसे कि अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो यहाँ पर जो गॉड है, यानी कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसमें सिर्फ गॉड एक है जिसकी कोई आइडल, कोई इमेज नहीं है। और लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे गॉड्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। उसके साथ गाइस अर्ली वैदिक पीरियड में जितनी भी नेचुरल फोर्सेस थी, जैसे कि सनलाइट हुई, हमारा तूफान हुआ, बारिश हुई, पानी हुई, इन सबको अर्ली वैदिक पीरियड के लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे इनकी, क्योंकि इनकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है। इस वजह से अर्ली वैदिक पीरियड के लोग इन सारी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। और ये रेस्पेक्ट चेंज हो गई हमारी लेटर वैदिक पीरियड में वर्शिप में। लेटर वैदिक पीरियड में लोग इन नेचुरल फोर्सेस की वर्शिप करने लगे। और गाइस अर्ली वैदिक पीरियड में जो रिलीजन था उसमें जो लोग वर्शिप किया करते थे वो किसी भी तरह की वर्शिप नहीं थी, जैसे कि आज के ज़माने में देखते हैं पूजा पाठ, वो इस तरह से नहीं था, बल्कि लोग खुले मैदान में बैठ जाया करते थे और तरह तरह के हाइम्स जो है पढ़ते थे, जिनमें सबसे पॉपुलर हाइम था हमारा गायत्री मंत्र। गाइज ये बहुत बड़ा डिफरेंस था अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में। इसके बाद अगर गाइज हम बात करें सोसाइटी की, तो जो कास्ट सिस्टम है हिंदुइज्म में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कास्ट सिस्टम का, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे हिंदुइज्म के अंदर। तो जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें जो कास्ट सिस्टम है वो बिल्कुल रिजिड है। कास्ट सिस्टम लेटर वैदिक पीरियड में बिल्कुल रिजिड है, यानी कि कोई इंसान अगर ब्राह्मण पैदा हुआ है तो वो लाइफ टाइम ब्राह्मण रहेगा, हमेशा ब्राह्मण रहेगा, उसकी हर जनरेशन आने वाली सब ब्राह्मण होंगी। और अगर कोई शूद्र है तो उसकी हर जनरेशन शूद्र होगी, वो पूरी तरह से पूरी ज़िंदगी शूद्र रहेगा। लेकिन अगर बात करें हम अर्ली वैदिक पीरियड की, तो अर्ली वैदिक पीरियड में गाइज ऐसा नहीं था। अगर कोई ब्राह्मण चाहे तो वो सोसाइटी के लिए काम कर सकता है, बिजनेस खोल सकता है, कोई किंग चाहे तो साफ सफाई कर सकता है, अगर कोई शूद्र चाहे तो वो ब्राह्मण बन सकता है। मतलब कि यहाँ पर जो कास्ट थी लोगों की, वो लोगों के काम पर डिपेंड करती थी। जो इंसान जैसा काम करेगा उसकी जो कास्ट है वो उसी तरह से चेंज हो जाएगी। ये दोनों जो है गाइज बेसिक डिफरेंस है हमारे अर्ली वैदिक पीरियड के हिंदुइज्म में और लेटर वैदिक पीरियड के हिंदुइज्म में, जो बेसिकली ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों रीजन में। अगर गाइस हम इन दोनों टाइम पीरियड की हिंदुइज्म के डिफरेंसेस की बात करें तो सैकड़ों डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, जिसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है जो कि फ्यूचर में बनाऊंगा मैं। तो अब गाइस जो लेटर वैदिक पीरियड का हिंदुइज्म है ये आज तक कंटिन्यू हो रहा है, और अर्ली वैदिक पीरियड का हिंदुइज्म वहीं खत्म हो गया। अगर अभी हम बात करें इसके ओरिजिन की, तो हमें पढ़ना पड़ेगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में गाइस हमें एक जगह स्टोरी मिलती है राजा मनु की। राजा मनु को बताया गया है कि एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि हिंदुइज्म के 5 कबीलों के एंसेस्टर हैं। तो गाइस उन 5 कबीलों के नाम हैं अनु, ध्रुव, त्रुवाशु, पुरु और यादु। इन 5 कबीलों के लोगों ने इंडिया में आकर के हिंदुइज्म को फाउंड किया, और इन 5 कबीलों के एंसेस्टर है हमारे राजा मनु। राजा मनु को बताया जाता है कि वो जो यूरेशिया वाला एरिया है वहीं कहीं पर रहते थे वो राजा मनु। और उनके लिए स्टोरी मशहूर है कि उनको एक मछली ने खबर दी कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत ज़्यादा बड़ी, इससे पानी जो है बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, जिससे तुम्हें इंसानों को बचाना है। तो राजा मनु ने तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, एक बहुत बड़ी नाव बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी राजा मनु ने तभी से। एक ऐसी नाव बनाई जिसमें बहुत ज़्यादा जानवर आ सकते हैं, काफ़ी सारे ह्यूमंस एक साथ आ सकते हैं। लेकिन लोगों ने उनको जब ये करता हुआ देखा तो उन्हें पागल कहने लगे, बहुत से लोग दीवाना कहने लगे उन्हें। लेकिन एक्चुअली सिर्फ ये बात राजा मनु जानते थे कि वो आखिर कर क्या रहे हैं।
तो कुछ दिन बाद हुआ भी ऐसा ही गाइस, जब बहुत बड़ी बाढ़ आई, जब पानी बहुत ज़्यादा लेवल तक ऊपर बढ़ गया तो लोगों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिली और गाइस काफ़ी सारी सिविलाइजेशन कंप्लीटली ख़त्म हो गई। माना जाता है कि राजा मनु ने अपनी नाव में हर जानवर का एक जोड़ा रखा था, ऋग्वेद को रखा था और अपनी फैमिली को रखा था और पूरे अपनी कम्युनिटी को लेकर के नाव में बैठाकर वहाँ से चल दिए। गाइस ये चीज़ नोट करने वाली है कि इन्होंने ऋग्वेद को उस नाव में रखा था, यानी कि ऋग्वेद उस ज़माने में थी। ऐसा कह सकते हैं कि ऋग्वेद ओरिजिनली राजा मनु की किताब है और ऐसा कहा जाता है कि राजा मनु की जो नाव थी वो दक्षिण की तरफ चली और मलय पर्वत पर जाकर रुक गई। एक मलय माउंटेन है दक्षिण में, वहाँ पर जाकर के रुक गई, यानी कि साउथ में एक माउंटेन पर जाकर वो नाव रुक गई। अब कुछ टाइम के बाद जब वो फ्लड थमी तो उसके बाद जब अर्थ ने रिकवरी स्टार्ट की तो वहीं पर राजा मनु ने सेटलमेंट शुरू की है। फिर उनके आने वाले जो जनरेशन्स थी वो वहीं पर सेटल होना स्टार्ट हो गई और उन्हीं की जनरेशन्स में से एक इंसान थे आर्यन, जिनके बच्चों में से बच्चे थे 5 कबीले जिनके नाम मैंने अभी बताए थे। इन्होंने इंडिया में आकर के हिंदुज़म को फाउंड किया था। तो गाइज़ इस तरह कहा जाता है कि हिंदुज़म की इस तरह बिगिनिंग हुई थी। तो गाइज़ ये स्टोरी राजा मनु की जैसे बिल्कुल सेम स्टोरी हमें कई सारे रिलीजन्स में देखने के लिए मिलती है। जैसे कि एंशिएंट ग्रीस में हमें एक इंसान देखने के लिए मिलते हैं जो राजा मनु के जैसे फीचर्स है बिल्कुल सेम, जिनका नाम बताया गया है गाइज मिनोस, जो कि क्रीट के किंग बताए गए हैं और ज्यूस और यूरोपा के बेटे बताए गए हैं। और कहा गया है कि उन्होंने ही एक बहुत बड़ी फ्लड से ह्यूमैनिटी को बचाया था। और उसके अलावा गाइज मनूस नाम के कैरेक्टर मिलते हैं हमें जर्मेनिक मैथोलॉजी में, जिन्होंने भी बिल्कुल सेम यही काम किया था और उस ज़माने की ह्यूमैनिटी को बचाया था बहुत बड़ी बाढ़ से। और एक इंसान और मिलते हैं हमें नू नाम से, जो कि हवाईन मैथोलॉजी के कैरेक्टर हैं और इनके लिए भी सेम चीज़ मिलती है कि उन्होंने बहुत बड़ी नाव बनाई और एक बहुत बड़ी फ्लड से ह्यूमैनिटी को बचाया। इसके अलावा गाइज ज़्यूस नाम के कैरेक्टर मिलते हैं हमें सुमेरियन एपिक्स में, जो कि हमारे एपिक ऑफ गिलगमेश में बेसिकली मिलते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी फ्लड आई थी, इसमें हीरो की तरह रोल प्ले किया और ह्यूमैनिटी को बचाया है। इसके अलावा गाइज और भी बहुत सारी अलग अलग मैथोलॉजीज़ में अलग अलग कंट्रीज़ में इनका उल्लेख मिलता है हमें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उल्लेख है इनका इब्राहिमिक रिलीजन में, जनाब नू के नाम से, यानी कि प्रॉफिट नू के नाम से इनका जो उल्लेख मिलता है हमें इब्राहिमिक रिलीजन में मिलता है। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो या जुडाइज़म हो, तीनों रिलीजन में इनकी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट प्लेस इनको हासिल है और कहा जाता है कि इन्होंने ह्यूमैनिटी को बचाया था बहुत बड़ी नाव बना करके। मतलब कि गाइज ये चीज़ तो तय है कि एक बहुत बड़ी फ्लड आई थी जिसमें से एक इंसान ने बहुत बड़ी नाव बनाई जिससे बहुत सारे इंसानों को बचाया और ह्यूमैनिटी को दोबारा से स्टार्ट किया, ऐसा कह सकते हैं। और हिंदू रिलीजन में बिल्कुल सेम चीज़ यही बताई गई है। हिंदुज़म में कहा गया है कि राजा मनु जो है फाउंडर है इंसानियत के, यानी कि इनडायरेक्टली हर इंसान के अनसेस्टर है राजा मनु, क्योंकि उससे पहले की जो दुनिया थी वो फ्लड में ख़त्म हो गई, उसके बाद की दुनिया स्टार्ट हुई राजा मनु से स्टार्ट हुई, ऐसा कह सकते हैं। हिंदुज़म के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम यही चीज़ मिलती है हमें। अगर गाइस हम बात करें फिजिकल एविडेंसेस की, तो हमें जो राजा मनु की कहानी बताई गई है वो बताई गई है यूरेशियन साइड की, यानी कि जो एशिया यूरोप का कंबाइंड एरिया है, जो बीच का एरिया है, यानी कि जहाँ से यूरोप स्टार्ट होता है और एशिया ख़त्म होता है, अगर वहाँ की हम बात करें। और कहा गया है कि वहाँ से साउथ में इनकी नाव जाकर रुकी थी, तो अगर वहाँ से हम साउथ में चलें तो हम आ जाएंगे टर्की। तो गाइस टर्की में हमें अभी कुछ टाइम पहले आपने देखी होगी, टर्की में एक नो आर्क के नाम से बहुत बड़ी स्ट्रक्चर मिला है, जिसको कहा जा रहा है कि जनाब नू की नाव है, यानी कि प्रॉफिट नू की जो आर्क है वो टर्की में मिली है। तो हम कह सकते हैं कि साउथ में जो एरिया है वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, बिल्कुल सही बताया गया कि साउथ में हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है जो कहीं ना कहीं मैच करता है जनाब नू की आर्क से, जो हमें हिंदुज़म में बताई गई है, इस्लाम में बताई गई है, क्रिश्चियनिटी में भी बताई गई है। और अगर इसके अलावा हम एक फिजिकल एविडेंस या एक हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल एविडेंस की बात करें तो 8000 BC में एक ऐसी फ्लड आई थी जिससे ह्यूमैनिटी लगभग ख़त्म होने वाली थी। मतलब कि लास्ट आइस एज, जब लास्ट आइस एज आई थी तो 500 फीट तक पानी ऊपर बढ़ गया था। तो ऐसे में गाइस हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ह्यूमैनिटी सर्वाइव कैसे कर पाई होगी। मेरे दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आता है कि जब 500 फीट पानी ऊपर बढ़ गया तो उस ज़माने के ह्यूमन इतने एडवांस तो थे नहीं कि आसमान में उड़ गए, तो उस ज़माने के ह्यूमन सर्वाइव किस तरह किया। शायद इसका आंसर गाइस साइंस के पास ना हो, लेकिन इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में हमें इस चीज़ का आंसर मिलता है। इसकी स्टोरी मैंने अभी आपको बताई थी। तो गाइस हिंदुज़म की स्टार्टिंग कहीं से भी हुई हो, लेकिन एक बात तो तय है कि हिंदुज़म इंडिया में स्टार्ट नहीं होता, इंडिया से बाहर से स्टार्ट हुआ था और राजा मनु हिंदुज़म के इनडायरेक्टली फाउंडर है। लेकिन गाइज एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा कि हिंदुज़म, आज का हिंदुज़म जो है, जो मॉडर्न हिंदुज़म है और जो वैदिक हिंदुज़म था, इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कभी भी इन दोनों कंपेयर मत करना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों रिलीजन्स के बीच में। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।